हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 10 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में। और अगर हम बात करते हैं इस क्रैश कोर्स की, तो ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। क्योंकि एट द एंड जो आपका कंटेंट होगा, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, जो आपका जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा, वो तो नहीं चेंज होने वाला। अगर कुछ चेंज होता है तो वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न और पूछने का तरीका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो है फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो। क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है ये मैं इसमें अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ा रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम जो क्या करेंगे, हम इस पूरे पूरे सिविल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। ठीक है। और अगर हम बात करें फिर इस समय हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, तो इस समय जो है हम लोग आरसीसी और बीएमसी, यानी कि दो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे वेटेज रखते हैं किसी भी जेईई एग्ज़ाम में, उनको हम इस समय कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस समय जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बहुत ध्यान से पढ़ें, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, इनके कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझ लें, जिससे कि आगे चल के आपको किसी भी तरह का बर्डन ना हो जब आप इसे रिविज़न करें। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल जो है हम लोगों ने एलएसएम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। एलएसएम को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। तो कल हमने एलएसएम ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एल एंड टी बीम पढ़ेंगे। और एल एंड टी जैसा कि आप सभी को मालूम है बहुत बड़ा एज सच कोई ये नहीं है, टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम जो है आज ही शेयर फोर्स भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कंप्लीट कर भी दें। और इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो मतलब वीडियो है, ये जो लेक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं एल एंड टी बीम के बारे में। तो एल एंड टी बीम क्या होती हैं, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, वो बीम जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, टी की तरह हो, उसे हम टी बीम कहते हैं। और वो बीम जो कि कैसा हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एल की तरह हो, उसे हम एल बीम कहते हैं। ठीक है। ये जो टी बीम होता है ना मेरे दोस्त, ये जो है स्पैन के बीच में पाया जाता है। अगर कोई ये स्लैब है तो देखिए स्लैब के बीच में जो होता है वो आपका टी बीम होता है। और जो स्पैन का जो सबसे एंड कॉर्नर पे जो आपको बीम मिलता है, इसे हम एल बीम कहते हैं। ठीक है। वो हमें एल बीम मिलता है, यानी कि बीच में हमें टी बीम मिलेगा, और जो हमारा कॉर मतलब ये है एजेस हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल बीम मिलेगा। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना आता है, अगर हम बात करें कि हमें क्या पूछा जाएगा इससे इससे रिलेटेड, तो हमें जो है इफेक्टिव विड्थ पूछा जाता है फ्लेंज का। किसका? इफेक्टिव विड्थ पूछा जाता है फ्लेंज का, यानी कि जो ये आपका टी बीम आपको दिख रहा है, इस टी बीम का ये कितना कितना मतलब इफेक्टिव फ्लेंज है, कितना है इफेक्टिव फ्लेंज। ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम मतलब यहाँ पे हमारा जो टी बीम या फिर एल बीम होता है वो दो तरीके का होता है। पहला आइसोलेटेड और दूसरा कंटिन्यूअस। आइसोलेटेड बीम मतलब कि वो बीम जो कि स्लैब और बीम एक साथ ही ये किए गए हों, कास्ट किए गए हों। ठीक है। सॉरी, कास्ट किए हुए कह रहा हूँ, अलग अलग कास्ट किए हुए हों। ठीक है। आइसोलेटेड है ना, तो आइसोलेटेड मतलब कि जो आपका बीम है वो अलग कास्ट किया गया हो, और जो आपका स्लैब है वो अलग कास्ट किया गया हो। अगर बात करें कंटिन्यूअस बीम की, तो कंटिन्यूअस बीम में जो है, जो आपका स्लैब है और जो आपका बीम है वो एक साथ ही कास्ट किए गए हैं। ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड टी बीम की, किसकी? आइसोलेटेड टी बीम की। ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, अलग अलग कास्ट किया गया, और टी कंटिन्यूअस मतलब एक साथ कास्ट किया गया। तो आइसोलेटेड टी बीम का जो हमारा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव फ्लेंज का, मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज का, वो उसे हम देखिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज को हम लोग बी एफ से दर्शाते हैं, मतलब स्मॉल बी एफ से। तो बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फार्मूलाज बता रहा हूँ, ये फार्मूलाज डायरेक्टली IS 456 के थ्रू के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं।
तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इनके डेरिवेशन के बारे में इस समय हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें उतना टाइम जो है ये करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम उतना टाइम इन्वेस्ट करते भी हैं तो रिजल्ट में हमें कुछ एज सच खास नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं जो हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें ही मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ की चीज़ों को मैं कवर नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आइसोलेटेड टी बीम का जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो कितना होगा, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए एल नॉट क्या है, तो एल नॉट जो है वो डिस्टेंस है दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के बीच में, ठीक है। कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट क्या होता है आपको पता है? कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट जो होता है मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट है, अगर आप कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं किसी स्ट्रक्चर का, तो जहाँ पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट जो है या तो जीरो हो जाता है या फिर क्या करता है, साइन को चेंज करता है, ठीक है, साइन को चेंज करता है, या फिर आप कह सकते हैं जीरो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट कहते हैं। तो दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट यानी किसी बीम के दो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम यहाँ पे एल नॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी, ठीक है, एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। यहाँ पे बी डब्ल्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए जो ये बीम है ना टी बीम, यहाँ पे जो टी बीम है, ये जो ये सेक्शन है इतना, इसे ये इस कंपोनेंट को हम फ्लेंज कहते हैं। ये टी बीम का क्या है, फ्लेंज है, और ये टी बीम का क्या है, वेब है, ठीक है। तो ये फ्लेंज है और ये वेब है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बी डब्ल्यू है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है विड्थ ऑफ वेब। क्या बता रहा है, विड्थ ऑफ वेब। तो आप यहाँ पे इन सभी टर्म्स को जान गए होंगे कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम कितना होगा, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। और अगर यही, ये तो हमारे टी बीम के लिए हो गया, लेकिन अगर यही फॉर्मूला हम एल बीम के लिए फाइंड आउट करें तो मेरे भाई एल बीम के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम बस जो है इस फॉर्मूला को आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 0.5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 या फिर 0.5 एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। बस आपको आसानी से याद हो जाएगा, मतलब आप एक याद करेंगे दूसरा आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस केस में, मतलब ये तो हो गया आइसोलेटेड केस में कि जब आपका टी बीम या फिर एल बीम जो है अलग अलग कास्ट किया गया है, वो तो उसके केस में हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें कि कंटिन्यूअस केस में, यानी कि जो आपका स्लैब है और जो आपका बीम है वो एक साथ कास्ट किया गया है कंटिन्यूअस कंडीशन में, तब आप कितना इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज लेंगे। तो टी बीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टी बीम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। यहाँ पे डी एफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो डी एफ का मतलब होता है डेप्थ ऑफ फ्लेंज। क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। एल नॉट का मतलब मैंने आपको बताया, बी डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बताया। तो एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला टी बीम के लिए। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ साथ एक्चुअल विड्थ ऑफ जो फ्लेंज है हमारे पास ये बी एफ, ये देखिए इसे भी हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हाँ यहाँ पे ये जो दिख रहा है बी एफ, इस ये एक्चुअल जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है इसे भी हम मेज़र करते हैं। और इनमें से जो हमारा सबसे लेसर वैल्यू आता है ना मेरे भाई, जो सबसे छोटा वैल्यू आता है उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज फॉर कंटिन्यूअस टी बीम, ठीक है। तो एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, या फिर एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज, इन दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम होगा उसे। और अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एल बीम की, कंटिन्यूअस एल बीम की, तो इस केस में जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हाफ करना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एल नॉट बाई 12, एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ, एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ। क्यों, आप एक आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, एल नॉट बाई 12 था, 6 था ना, तो 6 को हमने 1/2 किया तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 डी एफ था तो इसको हमने 1/2 किया तो 3 डी एफ हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बी डब्ल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बी डब्ल्यू पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बी डब्ल्यू का यहाँ पे भी असर किसी तरह का नहीं पड़ा है, और बी डब्ल्यू पे यहाँ पे भी किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। तो एक फार्मूला को याद करके आप रिलेटिवली दूसरे फार्मूला को बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, टी बीम के लिए एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, और टी बीम के लिए एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, और एल बीम के लिए एल नॉट बाई 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ, ठीक है। तो इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं स्पैन डेप्थ रेशियो ऑफ टी बीम, कि टी बीम का जो स्पैन डेप्थ है उससे हमें क्या मतलब क्या कुछ चीज़ें पता चलती हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हमने क्लासीफाई भी करके रखा है टी बीम को। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या है, पहला केस है क्या, लाइट लोड्स। हाँ, मतलब कि अगर आपका जो टी बीम है, अगर आपका टी बीम है उसका स्पैन कितना है, उसका स्पैन जो है वैरी कर रहा है 15 से 20 तक का। हाँ, मतलब स्पैन बाय, मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पे लाइट लोड का मतलब है कि जो आपका डेप्थ है ना मेरे भाई, जो यहाँ पे आपका डेप्थ है किसका, टी बीम का, डेप्थ ऑफ टी बीम, डी ऑफ टी बीम,
वो कितना है, वो है स्पैन बाय 15 से लेके स्पैन बाय 20 के बीच में। यानी कि जो आपका डेप्थ ऑफ टी बीम है वो स्पैन बाय 15 से लेके स्पैन बाय 20 के अगर बीच में है तो हम कहेंगे कि हमारा जो टी बीम है वो लाइट टी बीम है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो जो हमारा टी बीम है वो लाइट लोड्स को ही कैरी करेगा, उस पर लाइट लोड्स ही एक्ट करेंगे। हाँ, वो ज़्यादा ये नहीं है, वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा क्यों? तो मेरे भाई आप ऐसा देख सकते हो, ये जो टी बीम है, क्यों, ये जो टी बीम है और इसका जो स्पैन है, ठीक है, मान लीजिए इसका स्पैन हमने x मान लिया या फिर आप 1 मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका जो डेप्थ ले रहे हैं वो 1/15 ले रहे हैं या फिर 1/20 ले रहे हैं, इनके बीच में ले रहे हैं तो काफ़ी कम हो जा रहा है। और अगर इसी के कंडीशन में हम देखें मीडियम लोड्स वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे मीडियम लोड कब होगा, जब आपका स्पैन बाय 12 से लेकर जो आपका डेप्थ है, डेप्थ वो क्या होगा, स्पैन बाय 12 से लेकर स्पैन बाय 15 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वही 1/12 से लेकर 1/15 कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो आपका डेप्थ है कहीं ना कहीं हम डेप्थ की वैल्यू बढ़ाए हैं। क्यों, है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे आप। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू बढ़ी है तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है लाइट बीम की तुलना में, यानी कि ये मीडियम लोड बीम है। ठीक है, मीडियम लोड को कैरी करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें हैवी लोड के लिए, तो जो हैवी लोड के लिए आपका डेप्थ का वैल्यू होता है वो होता है स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12, यानी कि स्पैन बाय 10 से लेकर स्पैन बाय 12 तक का जो आपका वैल्यू है वो क्या बोलते हैं डेप्थ हो जाएगा हैवी लोड बीम के लिए। ठीक है, एक मिनट। तो इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्पैन डेप्थ रेशियो ही बताया गया है टी बीम के लिए। ठीक है, स्पैन बाय 15 से लेकर स्पैन बाय 20 लाइट बीम, और उसके बाद फिर स्पैन बाय 15 टू स्पैन बाय 12 आपका कब कितना हो जाएगा मीडियम बीम, और जो है स्पैन बाय 12 से लेकर स्पैन बाय 10 तक जो है आपका वैल्यू हो जाएगा हैवी बीम के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम की। यानी कि टी बीम की जो एनालिसिस है यहाँ पे हम उसकी पूरी एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है केसेस क्या क्या बनते हैं उनके बारे में ज़रूर से बात करेंगे ताकि हमें कुछ एक्नॉलेजमेंट ज़रूर से हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसे दो तरह से मतलब टी बीम का हम एनालिसिस दो तरह से कर सकते हैं। पहला है हमारा LSM और दूसरा है हमारा WSM। बहुत बेसिक सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पे केस 1 क्या बन रहा है LSM में। तो केस 1 ये बन रहा है कि व्हेन एक्से लाइज इन द फ्लेंज, लाइज इन द फ्लेंज, यानी कि अगर आपका जो एक्से है, जो आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो क्या हो रहा है, वो फ्लेंज में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, फ्लेंज में आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, तब यहाँ पे देखिए क्या बताया है, तब जो है अगर ऐसा बात हुआ, ऐसा केस हुआ, तो टी बीम इज डिज़ाइन एज सेम एज रेक्टेंगुलर बीम। तो हम जैसा रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन करते हैं ना, वैसा ही एकदम डिज़ाइन करेंगे इस टी बीम को भी, यानी कि किसी भी तरह का फॉर्मूला या फिर किसी भी तरह की चीज़ें में चेंज नहीं आएगा। लेकिन दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसा हमने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक्स है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है फ्लेंज में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आपका एक्स जो है वो वेब में, अगर आपका एक्स वेब में लाई करेगा तब एक्स इज लाइंग इन वेब। लेकिन इसमें सब केस बनता है। पहला सब केस क्या है कि एक्स तो ठीक है वेब में लाई कर रहा है, हमने ये बात तो समझ ली, लेकिन जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, लेकिन जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो क्या है, वो कम है 3/7 एक्स से। क्या है, कम है 3/7 एक्स से। यानी कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये केस है, ये देखिए अगर आपका जो ये DF है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, ये जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो 3/7 एक्स से भी छोटा है, तब जो है ये एक केस बन जाएगा। और दूसरा केस क्या बन जाएगा, जब जो है ये आपका एक्से जो है वो वेब में तो है, ठीक है, लेकिन जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज है ये जो है बड़ा है किससे, 3/7 एक्स से। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दो केसेस बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे दिख नहीं होगा, पेन चाहिए, हाँ पेन से देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है आपका टी बीम अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये एक, अगर आपका जो है एक्स से क्या कहाँ लाई कर रहा है, वेब में लाई कर रहा है, एक्स से आपका वेब में लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपका 3/7 एक्स है, जहाँ तक हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, वो क्या कर रहा है, वो आपका DF के क्या बोलते हैं अंदर में है। ठीक है, अगर आपका DF से बड़ा है, आप ऐसे समझिए, अगर आपके DF से बड़ा है, क्या है, DF से बड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, DF से बड़ा है, और फिर जो है हमारा पैराबोलिक पोर्शन आ जा रहा है। तो ये एक सब केस बन गया। और एक और सब केस ये बन सकता है कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं मतलब एक्से है वो तो वेब में ही है, लेकिन हमारा जो DF है, हमारा जो DF है वो क्या है, छोटा है, क्या बोलते हैं 3/7 एक्स छोटा है DF से। क्या कहते हैं, 3/7 एक्स छोटा है DF से, समझ रहे हो। तो ये जो है हमारा दूसरा केस बन जाता है।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये 2 केसेस बनते हैं जिनको हम एनालिसिस करते हैं एलएसएम में। और अब हम अगर बात करें डब्ल्यूएसएम की, तो डब्ल्यूएसएम में हमारे भी 2 केस बनते हैं और दोनों केस वही सेम एज़ इट इज़ इन एलएसएम कि अगर आपका सेम एज़ इट इज़ एलएसएम मतलब ये कि इनमें जो 2 केस बनते हैं, पहला कि एक्से जो है इसमें आ रहा है, फ्लेंज में आ रहा है, और दूसरा कि वेब में आ रहा है। इसमें किसी तरह का सब केस नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने सब केस 2 पढ़ा ना, जिसमें हमारा जो डीएफ था, यानी कि जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज था, वो ज़्यादा था 3/7 एक्सिव से, ठीक है। मतलब कि आपका 3/7 एक्सिव छोटा था डेप्थ ऑफ फ्लेंज से। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो है हमें इक्विवेलेंट डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। इक्विवेलेंट डेप्थ का क्या बोलते हैं, निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, ठीक है। तो उस समय हमें आईएस कोड के द्वारा एक जो है फॉर्मूला दिया गया है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू 0.15 XU प्लस 0.65 DF। 0.15 XU प्लस 0.65 DF। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, 0.15 XU प्लस 0.65 DF, ठीक है। अब देखिए, अब यह हो गया हमारा बात टी बीम और एल बीम का यहाँ तक। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात करेंगे शियर फोर्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप और सचेत हो जाइएगा क्योंकि अब और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम आप सभी को पता होगा, बीइंग ए सिविल इंजीनियर आप सभी को ये पता होगा कि शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। शियर फोर्स फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि शियर फोर्स होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, जो क्या करता है, जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो है किसी भी क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को शियर ऑफ यानी कट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कट करने की कोशिश करता है, टेंजेंशियल होता है। और जब भी हम किसी स्ट्रक्चर पे लोड लगाते हैं तो दो चीज़ें जनरेट होती हैं, पहला शियर फोर्स, दूसरा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पहला शियर फोर्स और दूसरा बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे हम शियर बेंडिंग मोमेंट के बारे में तो हमने डिज़ाइन कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है अपने पिछले वीडियोज़ में कि हम जो एलएसएम या डब्ल्यूएसएम में जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे थे वो हम बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डिज़ाइन कर रहे थे। अब इस टॉपिक इस मतलब चैप्टर में हम लोग जो है शियर फोर्स के बारे में जानेंगे कि हम शियर फोर्स के लिए किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए, जो आपका शियर फोर्स है वो किस तरह से रेजिस्ट किया जाता है अगर हम इसकी बात करें, यानी कि आपके बीम में शियर फोर्स अगर आ रहा है तो वो किसके द्वारा रेजिस्ट किया जा रहा है, तो वो किसके किसके द्वारा रेजिस्ट किया जा रहा है। तो पहला इंटरलॉकिंग ऑफ एग्रीगेट, यानी कि जो आपके एग्रीगेट हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो भी रेजिस्ट कर रहा है इस शियर फोर्स को, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेड बाय द अनक्रैक्ड कॉन्क्रीट इन कॉम्प्रेशन रीजन। उसके बाद दूसरा हमारे कॉन्क्रीट के द्वारा रेजिस्ट किया जा रहा है, वो कॉन्क्रीट जो अनक्रैक्ड है। उसके बाद और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो दूसरा किया जा रहा है किसके द्वारा, तो हमारे डॉवेल बार्स के द्वारा, ठीक है। डॉवेल मतलब डॉवेल फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, डॉवेल फोर्स के द्वारा। द शियर फोर्स एक्टिंग अक्रॉस अ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स विच इज़ कॉल्ड डॉवेल फोर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस के एक बेसिक से फॉर्मूला की, जो कि आपको सोम में भी मिलेगा और मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार, वी अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार, वेर टाउ इज योर शियर स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए क्या कि टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार, या फिर आप कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन आई बी इंटू ए वाई बार। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जो होमोजीनस सेक्शन होता है ना मेरे भाई, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारा सेक्शन अगर होमोजीनस है तो वहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस बनता है, ये एज्यूम नहीं करते हैं, मतलब ऐसा होता भी है, रियल भी है कि होमोजीनस जो सेक्शन होता है उसमें जो आपका शियर स्ट्रेस बनता है ना, शियर स्ट्रेस डायग्राम, आपने सभी ने शियर स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा होगा, मतलब शो में पढ़ा होगा और हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सीधा सीधा भी पकड़ लीजिए, मतलब देख लीजिए कि होमोजेनस सेक्शन में जो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, वो पैराबोलिक बनता है, कुछ इस तरह से बताया गया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आरसीसी सेक्शन कैसा है, कंपोजिट मटेरियल है, तो यहाँ पे जो आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक बनेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका कॉन्क्रीट है वो कॉन्क्रीट सिर्फ कंप्रेशन में ही काम कर रहा है, टेंशन में हमने उसे कंसिडर नहीं किया है, हाँ, कंसिडर नहीं किया है। इसीलिए जो है हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो यहाँ तक तो एज होमोजीनस मटेरियल तक ही रहता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि हमने कंक्रीट को कंसिडर ही नहीं किया है इसलिए यहाँ से सीधा जो है मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक रेक्टेंगुलर हो जाता है, ठीक है, पैराबोलिक रेक्टेंगुलर। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि पैराबोलिक रेक्टेंगुलर कैसे होता है, क्योंकि यहाँ तक हमने कंक्रीट को कंसीडर किया है इसलिए यहाँ तक पैराबोलिक है, और इसके आगे कंसीडर नहीं किया है तो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है। तो पैराबोलिक रेक्टेंगुलर,
इसके बाद हम बात करते हैं अगर फॉर्मूला की, तो जो टाउ बराबर होता है वो क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई यहाँ पे V अपॉन बी डी कर दिया गया है, या फिर इस बी, ये जो डी है ना, ये तो अभी अभी हमारे जो IS कोड के द्वारा रिकमेंड किया गया, लेकिन इससे पहले जो है हम क्या करते थे, टाउ इज इक्वल टू V अपॉन बी जे डी, यानी कि यहाँ पे हम लीवर आर्म का यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है हम यहाँ पे डी का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, मतलब अगले इसकी पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है कि एज पर IS रिकमेंडेशन, एज पर IS 456 रिकमेंडेशन, यानी कि IS 456 रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, वो ये है कि इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे देखिए इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया है। तो इक्वलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो I इक्वलेंट इज इक्वल टू BXA³ प्लस MAST D माइनस XA का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा देखा हुआ लग रहा होगा, मैं आपको अगर ध्यान से थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो हमने यही फॉर्मूला, इसी तरह का फॉर्मूला पढ़ा था कब, जब हम जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे। किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे WSM से। WSM से जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला आप याद कीजिए, उसका फॉर्मूला कैसा था, तो उसका फॉर्मूला था कुछ ऐसे कि ये था BXA स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू MAST D माइनस XA, यही था ना, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए तो कुछ कुछ उसे वही है, बस यहाँ पे चेंज कर दिया गया है BXA³ यानी कि यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं पावर है, उसे बढ़ाया गया है, BXA³ इज इक्वल्स टू MAST माइनस XA का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, MAST माइनस XA का स्क्वायर हो गया है। तो और आप अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ये जो फार्मूला आया है, ये भी फार्मूला हमें कहाँ से मिला है, ये हमें मिला है मोमेंट निकालने से, मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वलाइज करने से जो है हमें ये वैल्यू मिला था। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि देखिए, आप अगर थोड़ा सा अगर आप कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, कोरिलेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है I इक्वलेंट, यानी फिर से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे किसके इससे निकाला जा रहा है, एरिया पे ही निकाला जा रहा है, क्यों, है ना, ऐसा तो है नहीं कि वेट पे निकाला जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, वो दो तरह से निकाला जा सकता है, आपको पता होगा। तो एक होता है एरिया के अकॉर्डिंगली, और एक होता है वेट के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एरिया के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं। तो उसी को जो है यहाँ पे जब हम इक्वलेंट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, BXA³ प्लस MAST D माइनस XA का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो हो गया इसकी बात। अब आगे का एक क्या पॉइंट है, वो है सर्कुलर सेक्शन इज बेस्ट इन कैरिंग और रेजिस्टिंग SF यानी शियर फोर्स एंड इज अज्यूम टू बी बेस्ट। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सेक्शन सबसे बेस्ट है शियर फोर्स को कैरी करने के लिए या फिर रेजिस्ट करने के लिए, तो वो कौन सा है, तो वो है सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है। अब हम देखिए, एक पॉइंट ये है कि क्रिटिकल सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, यानी कि जब भी हम शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं किसी भी बीम को, तो वहाँ पे जो है हम क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे लेते हैं, वो क्रिटिकल सेक्शन हम लेते हैं यानी कि फेस ऑफ सपोर्ट से D डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे। ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, बीम का जो इफेक्टिव डेप्थ है उस उतने दूरी पे जो है, फेस ऑफ सपोर्ट से उतने दूरी पे जो है हम क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं किसी भी शियर फोर्स के लिए, किसी भी बीम स्ट्रक्चर के लिए, जब हम शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि शियर क्रैक्स आर परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल बार, यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार आप देंगे ना, वो जो मतलब शियर क्रैक्स जो होंगे वो उस लॉन्गिट्यूडनल बार के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये तो बेसिक सा एक मतलब ऐसा फैक्चुअल पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, कि हम डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं डिज़ाइनिंग पे, यानी अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब हम थियोरेटिकल से धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बहुत कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस आपको सुनते जाना है, समझते जाना है, और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यहीं तक है ही, ठीक है। हमारा जो क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस है, अब शियर फोर्स है, वो देखिए यहाँ तक है। इसके बाद हमारा बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ है, जो कि हम देखेंगे, अगर हमसे हो पाएगा तो आज हम इसे शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ कल करेंगे। तो देखिए क्या करना था, हमें नॉमिनल शियर स्ट्रेस पढ़ना था। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि वो शियर स्ट्रेस, वो टोटल शियर स्ट्रेस जो कि स्ट्रक्चर पे लग रहा है, ठीक है, यानी कि टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी डी, टाउ वी इज इक्वल टू वी बाई बी डी। अब देखिए यहाँ पे वी का वैल्यू क्या होता है, तो मेरे भाई मान लो कि ये कोई ये है, क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, लोड लग रहा है W,
या फिर ये मत लगाओ, और मतलब समझने के लिए थोड़ा सा आसानी करने के लिए आप क्या करो, पॉइंट लोड लगाओ। तो अगर ये जो है डब्लू यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, W/2, और यहाँ पे लगेगा क्या, W/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो जब आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे ना, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो वो कुछ बनेगा यहाँ पे W/2 ऊपर, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे W/2 नीचे, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे W/2। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उस पर लग कितना रहा है, तो W/2 ही जो है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे ले रहे हैं, सपोर्ट से डी डायरेक्शन पे, क्या बोलते हैं डी दूरी पे, तो वो यहाँ पे क्या लग रहा है, W/2 वैल्यू ही लग रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम टाउ वी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टाउ वी इज इक्वल टू W/2 अपॉन BD, मतलब इस कंडीशन के लिए। हाँ, तो यहाँ पे W/2 हम यूज़ करेंगे। तो आप जब भी ध्यान दें, जब भी सॉल्व करें तो ये ध्यान रखें कि V का जो वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू है, नहीं तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, हम जो है डायरेक्टली ये W का वैल्यू रख देते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कह रहा था कि ये जो टाउ वी आ रहा है ना, ये जो शियर स्ट्रेस आ रहा है, ये जो टाउ वी यानी शियर स्ट्रेस आ रहा है, ये वो शियर स्ट्रेस है जो फोर्स के द्वारा, जो हमारे स्ट्रक्चर पे लोड लगाया है उसके द्वारा जनरेट हो रहा है। यानी कि आपने जितना लोड लगाया, आपने x किलोन्यूटन लोड लगा दिया, तो उस x किलोन्यूटन के लोड की वजह से जितना हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टोटल, वो बताया गया है। अब देखिए, ये तो हो गया कि इतना जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारा जो कॉन्क्रीट है ना उसका भी कुछ शियर स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो जैसा हमने बताया कि वो भी रेजिस्ट करता है कुछ, तो क्योंकि वो रेजिस्ट करता है तो उसका भी कुछ शियर स्ट्रेंथ है ना मेरा भाई, कितना, तो वो हम उसे कहते हैं टाउ सी। टाउ सी यानी ये टाउ वी हो गया, ये टाउ सी हो गया। टाउ सी जो है शियर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट, वो कितना ले रहा है उसको अगर हम बात करें तो देखिए टाउ सी का वैल्यू हो जाएगा टाउ सी इज इक्वल टू VC/BD। हाँ, आप कह सकते हैं टाउ सी इक्वल टू VC/BD, और ये जो वैल्यू टाउ सी है ना, ये जो टाउ सी का वैल्यू है ये डिपेंड करता है, इसके लिए हमारे पास एक IS 456 का टेबल दिया रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील, इन दोनों चीज़ों पे, किस पे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यानी FCK और परसेंटेज ऑफ स्टील यानी AST, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है, किस पे, FCK और AST पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली कि हमारा कौन सा कॉन्क्रीट है और कितना उसमें हमने क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट डाल रखा है, इसके अकॉर्डिंगली IS 456 में एक टेबल दिया रहता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम टाउ सी वाले वैल्यू को डायरेक्टली निकाल लेते हैं। एज सच ऐसा कुछ इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया गया, वो पूरा टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं, ठीक है। तो टाउ सी, और अगर हम बात करें कि इस टाउ सी के हेल्प से अगर हम बताना चाहें कि ये तो हो गया स्ट्रेस के टर्म्स में है, अगर हम बताना चाहें कि हाँ अगर लोड के टर्म्स में, कि लोड के टर्म्स में कितना ये लोड ये कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू इसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ये कोई ये नहीं है, हम मतलब ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को मालूम होगा इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, हम लोग जो है थोड़ा करके अपना लेवल बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें ऐसा मैं समझता हूँ कि अब आप होशियार हो गए, और ये सब चीज़ें इतना छोटा चीज़ें तो हमें नहीं बतानी चाहिए, मतलब नहीं मतलब बताना पड़े मुझे, तो इसे आप समझ जाइए। तो ये हो गया टाउ वी, यानी इतना टोटल स्ट्रेस लग रहा है, इतना जो है कॉन्क्रीट हमारा झेल जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि स्ट्रेस जिसके लिए हमें शियर एनफोर्समेंट देना पड़ेगा, यानी वो अब आप अगर आप कह दें कि क्या बोलते हैं कि आप पे 10 किलो लोड लग रहा है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 4 किलो लोड जो है उठा सकते हैं, 4 किलो लोड जो है आप मतलब आराम से उठा सकते हैं। तो और कितना लोड के लिए हमें आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं, और कितना लोड के लिए आपको हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, और कितने लोड के लिए हमें आपको और खाना खिलाना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है क्या करें, उस बचे हुए 10 मतलब आप पूरे क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर लोड को झेल पाएँ। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम बात करें क्या बोलते हैं स्ट्रेस इन शियर एनफोर्समेंट की, कि कितना स्ट्रेस आ रहा है शियर एनफोर्समेंट में, हम कितने स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करेंगे शियर एनफोर्समेंट को, कितना शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा टाउ वी माइनस टाउ सी। टाउ वी जो है जो टोटल लोड आ रहा है, और ये टाउ सी मतलब जितना हम झेल जा रहे हैं, तो टाउ वी माइनस टाउ सी जो होगा हमारा स्ट्रेस इन शियर एनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसे हमने चेंज कर दिया है, और फिर इसमें हमने BD को फॉर्म ये कर लिया है, क्या कहते हैं कॉमन कर दिया है, और फिर हमें ये चीज़ मिल गई है। तो ये सच कोई ये नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको बस कॉमन सेंस लगाते जाना है और चीज़ें आपको आती जाएंगी। अब देखिए एक चीज़ होता है टाउ सी मैक्स, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने टाउ वी पढ़ लिया, हमने टाउ सी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाउ सी मैक्स। ये जो है टाउ सी मैक्स, इसका मतलब होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन कॉन्क्रीट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन कॉन्क्रीट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि भाई देखो ये जो क्वेश्चंस है, जैसे मैंने बताया ना कि ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे ही डिपेंड करता है, यानी टाउ सी मैक्स ओनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, लेकिन टाउ सी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे भी और AST पे भी। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि टाउ सी मतलब टाउ सी मैक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, या फिर टाउ सी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो टाउसी का वैल्यू होता है ना, ये टाउसी का वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और किसी भी हालत में जो आपका टाउवी वाला वैल्यू है, जो आपका टाउवी वाला वैल्यू यानी जो टोटल स्ट्रेस आपका आ रहा है किसी भी लोड, किसी भी बीम पे ड्यू टू लोड, वो जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाउसी मैक्स से, ठीक है। किसी भी हालत में जो आपका टाउवी का वैल्यू है वो टाउसी मैक्स से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, अगर टाउवी का वैल्यू हमारा ज़्यादा हो गया टाउसी मैक्स से, तो हमारा जो है हम उसे रीडिज़ाइन करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा जो है डिज़ाइन में गलती है, हम उसे रीडिज़ाइन करेंगे। और अगर जो है हमारा वैल्यू जो है, जो हमारा टाउवी का वैल्यू है वो टाउसी से बड़ा है लेकिन टाउसी मैक्स से छोटा है, तो हम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर टाउवी जो है मेरा छोटा है, यानी जो हमारा टाउवी है वो छोटा है टाउसी से भी, तो हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ताकि कि अगर ऐसा कुछ सच डायरेक्ट कोलैप्स या फिर मतलब ये क्या कहते हैं आप, किसी तरह की भी ऐसे इमरजेंशियल कोलैप्स ना हो, उन सब चीज़ों के लिए बकलिंग वकलिंग को रोकने के लिए हम जो है मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर ये जो टाउवी का वैल्यू है वो टाउसी बाई 2 से भी छोटा है, तब हम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हो गए कि हम किस तरह से जो है इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, तो उन केसेस के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया, जिसे मैं अगले वीडियो में आपके लिए क्लियर कर सकूँ। और इसके साथ साथ आप ज़रूर से कमेंट करें कि कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या अगर ऐसा क्या ऐसा कुछ कमी तो नहीं है। और अगर कुछ ऐसा आपको एडवाइस या सजेशन देना है तो आप ज़रूर से हमको कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे काम करने की कैपेसिटी मेरी बढ़ती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट जरूर से करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ टाउसी मैक्स की, यानी कि टाउसी मैक्स का वैल्यू किस तरह से वैरी करता है। तो इसके लिए एक इंपेरिकल फार्मूला भी है, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है 0.62 अंडर रूट में एफ सी के। क्या होता है 0.62 ऑन रूट में एफ सी के। लेकिन अगर आप याद करना चाहें, जो कि मुझे लगता है कि हमें ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बेटर हुआ 0.62 अंडर रूट में एफ सी के। आप तुरंत अप्रॉक्स वैल्यू इससे मिल जाएगा आपको, तो आप अप्रॉक्स वैल्यू पे चले जाएंगे। और ये चीज़ भी आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एज सच अगर याद रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट में फ़ायदा करेगी, आपको अलग से कहीं टाइम नहीं देना पड़ेगा इस तरह के फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो एक साइड में आप देख रहे हैं टेबल में आपको ग्रेड प्रोवाइड किया गया है, जितने भी M15 से लेके M14 तक ग्रेड है उन सब के बारे में प्रोवाइड किया गया है, उन सब का मतलब लिस्टिंग किया गया है। उसके बाद WSM और LSM बताया गया है। WSM में M15 का जो वैल्यू होता है टाउसी का, वो कितना होता है 1.6, ठीक है। M20 में 1.8, M25 में 1.9, M30 में 2.2, M35 में 2.3, M40 में 2.5। उसके बाद फिर M15 में अगर हम LSM की बात करें तो 2.5। आप देख सकते हैं यहीं से कैरी हो रहा है, यहीं से शुरू होते हुए हमारा जो है ऐसे बढ़ते चला जा रहा है 1.6, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5। फिर यहाँ से 2.5 हम यहाँ पे लेके गए, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.74, ठीक है। तो ये जो है आपको टेबल याद कर लेना है, ठीक है। ये टेबल आपको PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी सिविल विद सिविल, जहाँ पे मैं आपको PDF और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा जो इंटरेक्शन है वो और बेहतर हो सके, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट की, कि भाई हमने बात किया ना कि टाउसी जो आपका टाउवी का वैल्यू है वो टाउसी से भी अगर छोटा है तो हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कितना होता है। तो वो जो उसका यहाँ पे देखिए, उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.85 FY, 0.87 FY, ठीक है, 0.87 FY। और एक और फार्मूला आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए किसी भी बीम में, वो कितना था, वो था AST अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। अब देखिए हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट की। अगर कोई शियर इन्फोर्समेंट है तो उसे हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसकी स्पेसिंग हम किस तरह से ये करते हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा शियर इन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना शियर लोड झेल रहा है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये हमें इस वैल्यू के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा पता चलती है। वो ये है VS। ये VS मतलब क्या है, VS मतलब है कि स्टीरअप के थ्रू, स्टीरअप्स यानी शियर इन्फोर्समेंट को हम स्टीरअप भी कहते हैं ना,
तो स्टीरअप्स के थ्रू कितना लोड लग रहा है, वो कितना लोड वो मतलब ये कर पा रही है, रेजिस्ट कर पा रही है। तो वी एस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन एस वी। ठीक है, यहाँ पे एस वी जो है वो क्या है, एस वी इज स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल वर्टिकल स्टीरअप, और ए एस वी क्या है, तो एरिया ऑफ शेयर मतलब वर्टिकल स्टीरअप्स का। हाँ, मतलब अगर आप जो देखिए, और जो स्टीरअप्स है ना वो भी हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिकल और एक इंक्लाइंड। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जो फॉर्मूला है वो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, इसलिए यहाँ पे वी जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं हर जगह पे। तो वही चीज़ कि 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन वी एस। एस वी यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। एस वी 0.87 एफ वाई ए एस वी क्या है आपका, एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप। और डी क्या है आपका, डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। और वी एस आपका क्या है, वी एस आपका है क्या बोलते हैं, वी एस है आपका लोड, कितना लोड, शेयर फोर्स टू रेजिस्ट लोड, कितना शेयर लोड जो है रेजिस्ट किया जा सकता है हमारे स्टीरअप्स के द्वारा। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को हमें एकदम बेहतर तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो वी एस इज इक्वल टू, आप वी एस से याद रख लें या फिर इसे याद रख लें, एस वी इज इक्वल टू, ज़्यादा आसान यही मुझे लगता है, तो मैंने भी इसी फॉर्म में याद रखा है। एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी, 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन वी एस। ठीक है, एस वी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस वी डी अपॉन वी एस। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। मैं ये जो फॉर्मूलाज है मैं 3-4 बार इसीलिए कहता हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए, और आपका भी जो है 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से जो है आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में जो है ये चीज़ें पहुँच जाएँ। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये सब चीज़ें पहुँच जाए, इसलिए मैं ये जो चीज़ें हैं वो कई बार दोहराता हूँ कि आप सुनेंगे अगर बार बार तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अगले चीज़ की, कि शेयर एनफोर्समेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कई तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कई फॉर्म में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला है शेयर एनफोर्समेंट वर्टिकल, दूसरा है इंक्लाइंट, और तीसरा है बेंट अप बार। इस फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, और एक और चीज़ आप जानिए कर्टेलमेंट के बारे में। कर्टेलमेंट आपने पढ़ा होगा, कर्टेलमेंट मतलब कर्टेलमेंट भी जो है वो हम शेयर फोर्स को, बेंट अप बार को ही कर्टेलमेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, बेंट अप बार को हम कर्टेलमेंट भी कहते हैं, और आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये कैसे प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल हम अभी ये जो टॉपिक आगे है उसे हम कंप्लीट करें। तो मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करता है, तो ये हमने बता दिया, ए एस वी अपॉन बी एस वी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो हमको प्रोवाइड करते हैं सडन फेलियर को रेजिस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रेजिस्ट सडन फेलियर टू होल्ड द एनफोर्समेंट इन प्लेस व्हेन कंक्रीट इज बीइंग प्लेस्ड। ठीक है, मतलब जब हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं, तो उस समय जो भी रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किए हैं उन्हें अपने जगह पे बनाए रखने के लिए, यहाँ वहाँ न हिलने देने के लिए जो है हम क्या करते हैं, शेयर एनफोर्समेंट, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही हैं। उसके साथ ब्रिटल शेयर फेलियर को भी ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है। फिर टेंशन फेलियर इज प्रिवेंटेड विच अकर्ड ड्यू टू श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेस, इंटरनल क्रैकिंग एटसेट्रा। और इसके साथ साथ जो है श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेस और इंटरनल क्रैकिंग की वजह से जो हमारे श्रिंकेज होते हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं, टेंशन फेलियर्स, उन्हें भी जो है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये भी पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही करते हैं। अब हम बात करते हैं इंक्लाइंड शेयर एनफोर्समेंट की, किसकी, इंक्लाइंड शेयर एनफोर्समेंट की। तो इंक्लाइंड शेयर एनफोर्समेंट में क्या होता है, स्पेसिंग इन इंक्लाइंड बार इज ग्रेटर देन वर्टिकल स्टीरअप। यानी कि जो हमारा इंक्लाइंड बार होता है ना, उसमें जो हम स्पेसिंग देते हैं वो हमारे वर्टिकल स्टीरअप से ज़्यादा होता है। कैसे, आप इस तरह से समझिए कि जो हम आप यहाँ से समझिए, वर्टिकल में जो है मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितना देते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग इन शेयर एनफोर्समेंट, तो वर्टिकल में हम कितना देते हैं 0.75 डी, लेकिन इंक्लाइंड में कितना देते हैं, डी देते हैं। तो ये इससे बड़ा है ना। ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ मैं वो IS कोड के द्वारा रिकमेंड की गई है, इसका एज सच कोई ये नहीं है, IS 456 के द्वारा रिकमेंड की गई है, इसका एज सच कोई डेरिवेशन नहीं है। तो वर्टिकल का 0.75 डी, इंक्लाइंड का डी, और अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करें तो 300। इन सब में से जो वैल्यू हमारा क्या होगा, जो वैल्यू हमारा सबसे छोटा होगा उसे ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्पेसिंग इन इंक्लाइंड बार इज ग्रेटर देन वर्टिकल स्टीरअप, जो हमने देख लिया यहाँ पे। और इसका जो वैल्यू होता है, अगर आपका इंक्लाइंड क्या बोलते हैं स्टीरअप है, तब आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्पेसिंग के लिए, स्पेसिंग निकालने के लिए, तो वो होता है क्या, जो हमने पढ़ा अभी एस वी इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस वी डी अपॉन वी एस। ये तो हमने वर्टिकल के लिए पढ़ा था। अब क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। ठीक है, बस हमने इतना जोड़ देना है। देखिए ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्या, ये हमने बात कर ली इसके बारे में, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे बेंट अप बार के बारे में कि बेंट अप बार क्या होता है, इसे हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, फिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें मालूम है, हम जब भी जो है आप देखेंगे कि आप जो है अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप इसका एसएफडी बना रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, एसएफडी बनाएंगे ना, तो इसका एसएफडी कुछ ऐसे ही बनेगा कि इसका जो सपोर्ट पे जो आपका ये है, ये जो सपोर्ट पे आपका जो ये आपका सपोर्ट पे शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। और अगर आप बात करें बीएमडी का, तो बीएमडी में जो है, बीएमडी में ये आप अगर ऐसे कर लें तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप बीएमडी की बात करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो एजेस पे जो है वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है, और बीच में जो है मैक्सिमम होती है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक दूसरे ये जो हम लोग का एस एफ डी बी एम डी बन रहा है, ये जो हमारा एस एफ डी बी एम डी बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है ना, पूरक है। क्या क्या कि मान लो मतलब यहाँ पे जब जहाँ पे शेयर फोर्स हमारा मिनिमम हो रहा है वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जा रहा है, जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम हो जा रहा है। और हमें पता है क्या, हमें पता है ये कि जो हम टेंसाइल रेनफोर्समेंट अपना प्रोवाइड करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, वो हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, बीएमडी के लिए। मैंने आपको बताया था ना, बेंडिंग मोमेंट को ही कैरी करने के लिए हम लोग ये करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो कब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहाँ पे है, मिडल में। एजेस पे तो उसका वैल्यू बहुत कम है, वहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और देखिए उसी चीज़ का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें शियर फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है बीच में, लेकिन एजेस पे बहुत ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट, हम बीच में ऐसे ही रहने देते हैं, और एक सर्टेन वैल्यू कितना L/4, यानी कि सर्टेन वैल्यू L/4 के डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इसे बेंट करके ऊपर ले लेते हैं। तो बेंट करके ऊपर लेने से ये क्या करता है, ये जो है इतना पोर्शन वो क्या कर देता है, हमारे शियर फोर्स को रजिस्ट कर लेता है, और ये जो हमारा इतना पोर्शन है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम कर्टेलमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और ये जो बार्स हैं इन्हें बेंट अप बार्स कहते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू हम इकोनॉमिकल बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये जो चीज़ हम करते हैं वो अल्टरनेटिवली करते हैं, मतलब कि अगर आप देखें, अगर जैसे 3-4 क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट है, ठीक है, 3-4 रेनफोर्समेंट है, तो एक का कर्टेलमेंट मतलब बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे तो फिर एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरे का बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर पाँचवें करेंगे। तो इस तरह अल्टरनेटली इसे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेंट अप बार जनरली इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्ट एज अ शियर, स्टीरअप होगा यहाँ पे, टू एक्ट एज अ स्टीरअप, ठीक है, अरे स्टीरअप या फिर आप कह सकते हैं शियर एनफोर्समेंट। और बेंट अप बार शुड नॉट बी यूज बियॉन्ड L/4 डिस्टेंस फ्रॉम इच सपोर्ट, और इसका जो वैल्यू है वो L/4 है, यानी सपोर्ट के फेस से L/4 डिस्टेंस के बाद मतलब L/4 डिस्टेंस तक जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, और बेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मतलब इससे अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा ये है मतलब स्टीरअप है वो मतलब रेनफोर्समेंट है वो क्या होगा, वो बेंडिंग जोन में चला जाएगा, और बेंडिंग में कमजोरी आ जाएगा, ठीक है। मतलब उस एरिया में जो हमने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं रेनफोर्समेंट कम पड़ जाएगा, और हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेल कर सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप ये सब चीज़ें कराएं, यानी कि कर्टेलमेंट कराएं, बेंट अप बार प्रोवाइड कराएं, तो वो जो है उसका वैल्यू कितना हो, फेस मतलब इससे फेस ऑफ सपोर्ट से वो कितना हो, फेस ऑफ सपोर्ट से L/4 डिस्टेंस पे हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बेंट अप बार समझ में आ गया। एंकर बार हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो एंकर बार भी हम जो है स्टीरअप को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है हमारा जो एंकर बार है वो डेवलपमेंट लेंथ और जो है बॉन्ड बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली बेंट अप बार के बारे में कि ये सब क्या होता है बेंट अप बार। अब देखिए कि ये जो बेंट अप बार है वो कितना स्ट्रेस झेल लेता है, मतलब कितना स्ट्रेस जो है, कितना हमारा लोड जो है शियर लोड वो कैरी कर सकता है, हम कैरी कर सकता है हमारा बेंट अप बार। उसकी अगर हम बात करें तो वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VSB के थ्रू। VSB इज इक्वल्स टू 0.87 FY, यानी कि स्ट्रेस इंटू एरिया ASB, ठीक है, 0.87 FY ASB इंटू साइन 45 डिग्री। तो यानी कि जो आपका लोड जो ये कैरी कर सकता है उसे भी हमने यहाँ पे बता दिया। स्ट्रेस लोड इज क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है ना, लोड इज स्ट्रेस इंटू एरिया, वो यही किया है यहाँ पे। जो आपका लोड था उसे बता दिया है कि कितना स्ट्रेस आ सकता है हमारे स्टील में 0.87 FY, और जो एरिया वो कितना है ASB के बराबर है। और यहाँ पे क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा कितना लग जाएगा, साइन 45 डिग्री का ये वैल्यू लग जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप जो है 0.87 FY/ASB अपॉन अंडर रूट में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट में 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में, बेंट अप बार के बारे में।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो अल्फ़ा बन रहा है, ये अल्फ़ा का वैल्यू हम बेसिकली 45 डिग्री ही रखते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में, तो इसे भी आपको याद रखना है कि क्या करते हैं जब जो है आपका डेप्थ जो है किसी भी सेक्शन का, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी हमारा जो है, हमारे स्ट्रक्चर में जो है कुछ इस तरह से, अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये कोई अगर स्ट्रक्चर है, अगर इसका डेप्थ जो है हमारे एक पर्टिकुलर वैल्यू, रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा जो है कुछ इस तरह से जो है डिफ्लेक्शन या फिर बकलिंग आने सकता है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है इस सेक्शन को और सेफ बनाने के लिए हम लोग साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं, यानी साइड के फेसेस पे भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम अगर बेंडिंग कंडीशन में है, अगर आपका जो बीम है वो बेंडिंग में है, ठीक है, बेंडिंग के लिए सब्जेक्टेड है, तो अगर आपका बीम का जो डेप्थ है वो ज़्यादा है किससे, 750 mm से, यानी 750 mm से ज़्यादा है, तब जो है आप इसको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और या फिर अगर, ये तो एक हो गया बेंडिंग के लिए केस में, और लेकिन अगर आपका जो सब बीम है वो सब्जेक्टेड है किसके लिए, टॉर्जन के लिए, यहाँ पे तो बेंडिंग की बात कर रही है, लेकिन अगर टॉर्जन के लिए हो तो टॉर्जन के लिए जो हमारा ग्रेटर डेप्थ होता है, मतलब डेप्थ ऑफ बीम जो हम ग्रेटर लेते हैं, वो लेते हैं 450। हाँ, मतलब कि अगर 450 mm से ज़्यादा डेप्थ हुआ और उस बीम पे जो है टॉर्जन एक्ट कर रहा है, तो जो है हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो 750 और 450, और इसकी जो वैल्यू होती है साइड फेस रेनफोर्समेंट की, वो होती है कितनी, 0.1% फॉर बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड में ही, यानी कि इस 0.1% जो हमारा वेब एरिया है, उस वेब एरिया के 0.1% का जो हमारा एरिया निकलेगा, मतलब बी डी का जो हमारा 0.1% जो एरिया निकलेगा, उस एरिया को हम बाई 2 कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, और उतना जो एरिया है हम एक साइड देंगे, और मतलब इतने एरिया में ही हम 2 डिवाइड कर लेंगे और दोनों साइड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और ये था इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने जो है पूरे शियर फोर्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कल जो है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो ये था इस वीडियो में, और आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही साथ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, जिससे कि आपका और मेरा जो है इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स का जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, वो आज या फिर कल में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या की चीज़ें सीखी हैं इन 10 दिनों में। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, और इसी तरह से जो है मतलब जो भी मतलब हमारे लेक्चर्स हैं, आप उन्हें फॉलो करते रहिएगा। आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो जाएगा, और आप ज़रूर सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।